को पढ़ना था क्या क्या पढ़ना था? तो अपन ने कल क्या क्या पढ़ा था? तो कल अपन लोगों ने पढ़ा था तो पूरे करंट्स देखे थे, ओशियनिक करंट्स। ओशियन करंट्स के साथ साथ हमने सारे पैसिफिक ओशियनिक करंट देखे थे, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, उसके वार्म करंट, कोल्ड करंट। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हो रहा है एटलांटिक मेरीडायोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन पर, तो वो हमने देखा था। और उसकी वजह से जो ग्लोबल इफेक्ट्स हो रहे हैं वो हमने सारे देखे थे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने तुम्हारा एटलांटिक वाला देख लिया था, फिर पैसिफिक वाला हमने पूरा देखा था। ठीक है, फिर पैसिफिक में होने वाले दो इम्पोर्टेंट जो फेनोमेना है, क्लाइमेटिक फेनोमेना, वो देखे थे, एल नीनो, ला नीना। ठीक है, फिर इसके बाद हमने जो इंडियन ओशियन देखा था, फिर इंडियन डाइपोल देखा था। ठीक है, फिर एल नीनो ला नीना से जो इम्पैक्ट होते हैं ग्लोबली इम्पैक्ट, स्पेशली हमारे इंडियन ओशियन में, वो क्या होते हैं, पेरू कोस्ट पे क्या इम्पैक्ट होते हैं, और तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्टर्न कोस्ट है उस पर क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने ओशियन करंट से जो एनर्जी हम बना सकते हैं वो हमने देखा था। तो जो ओशियन करंट से जो एनर्जी हम बनाते हैं, मतलब जो हम बनाते हैं जनरली, वो क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है। इसमें अभी एक चीज़ बतानी थी हमें कि ओशियनिक करंट्स में जो वाटर होता है, वाटर मतलब जनरली ऐसी समझ लो, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो पानी वो एयर से 800 टाइम ज़्यादा होती है, 800 टाइम ज़्यादा होती है। ठीक है, और 800 टाइम ज़्यादा होने की वजह से उससे क्या होता है, टरबाइन जब वो किसी भी स्पीड में, मतलब थोड़ी स्पीड में भी घूमता है, तो उससे जो टरबाइन का जो मूवमेंट होता है, सर्कुलेशन होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो इन कंपेरिजन टू सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के कंपैरिजन में जो तुम्हारी ओशियनिक करंट की जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा उसमें पोटेंशियल रहता है। ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है। और दूसरी बात यह है कि जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो रहती है वो क्या होती है, वो डिपेंड करती है। ठीक है, स्पेशली सोलर एनर्जी तो ऐसी रहेगी कि हर जगह क्या होता है कि सीजन टू सीजन जो सोलर इंसोलेशन है वो इम्पैक्ट होता रहता है, कहीं ज्यादा होता है, कभी कम होता है। ठीक है, तो एक वो नहीं है, इसमें क्या नहीं है, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, चेंज होता रहता है कहीं सोलर एनर्जी में। और विंड एनर्जी में भी वही प्रॉब्लम। ठीक है, विंड एनर्जी में भी वही प्रॉब्लम होती है, विंड का भी कोई वो नहीं रहता, एक फेनोमेना। ठीक है, कभी तेज विंड आ जाएंगी, कभी स्लो विंड आ जाएंगी, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये चलता रहता है। लेकिन जो करंट्स होते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, जो 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 ओशियनिक करंट्स होते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, इसलिए प्रेडिक्टेबल रहते हैं। और जहाँ प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा है, जहाँ पे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी का तो सोर्स ही है, प्रेडिक्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि जो करंट्स हैं वो हमेशा चलते रहेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि कौन से डायरेक्शन में करंट चल रहा है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि यहाँ पे जो एनर्जी का जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो ज्यादा होता है। समझ में आ गया, जो स्टोरेज और प्रोडक्शन जो एनर्जी का होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, और वो क्यों होता है ज्यादा, सीधी सीधी बात है, वो इसलिए ज्यादा होता है कि जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है एयर से कम 800 टाइम्स। ठीक है, तो इसलिए भी ओशियन करंट से प्रोड्यूस होने वाली जो एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये ढेर सारे इसमें फायदा है। ठीक है, समझ में आया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कई कोस्टल रीजन से होके पास होती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम जो है वो अमेरिका के कोस्ट से होके पास होती है। ठीक है, तुम्हारा ब्राजीलियन करंट है वो तुम्हारा ब्राजील के कोस्ट से पास होता है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन जो करंट्स हैं वो तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरिया से पास होते हैं। ठीक है, तुम्हारा अगुलहस जो करंट है वो तुम्हारा अफ्रीका के कोस्ट से पास होता है। तो ये बहुत सारे करंट्स ऐसे हैं जो
कोस्टल रीजन से पास होते हैं। और कोस्टल रीजन से पास होने का क्या फायदा रहेगा कि आपको बीच समुद्र में नहीं टरबाइन लगाने, कोस्टल रीजन में टरबाइन लगा दो, अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या लगा सकते हो तुम, टरबाइन लगा सकते हो, ठीक है, और उससे तुम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हो। इंडिया में कोस्टल क्या बोलते हैं ओशियनिक करंट का ज्यादा फायदा ऐसे मिल नहीं पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि सबसे पहले हमारा जो कोस्टल है उसमें करंट बहते नहीं है, कोई मेजर करंट ऐसे नहीं बहता है। ऐसे नॉर्मली करंट जैसे सोमाली करंट है, सोमाली करंट जरूर है लेकिन वो क्या होता है, सीजनल करंट है, हमेशा टेम्परेरी करंट है वो, ठीक है। अभी हमने तुम्हें वो इंडियन मानसून पर आएंगे तो तुम्हें बताएंगे सोमाली करंट क्या होता है। तो ये एक टेम्परेरी करंट है रादर देन परमानेंट करंट नहीं है, और ऐसे कोई मेजर करंट नहीं है। तो इंडिया को अगर कुछ भी करना होगा, अगर करंट को का पोटेंशियल हार्डनेस करना पड़ेगा अगर इंडियन ओशियन में, तो हमें अफ्रीका के साथ क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पे कोऑपरेशन करना पड़ेगा, उन कंट्रीज से कोऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी कंट्री है, जैसे मेडागास्कर जो है, उससे हमें करना पड़ेगा, ठीक है। उसके जो अराउंड में जितनी कंट्रीज हैं, जैसे केन्या आती है उसमें, तंजानिया आता है उसमें, इसके नीचे तुम्हारा क्या बोलते हैं मोजाम्बिक आता है इसमें, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये सारी जो कंट्रीज है हमें इनके साथ क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेशन करना पड़ेगा। जब हम आगे उल्लास करंट है उसको हम क्या कर पाएंगे, हार्नेस कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ओशियनिक करंट से होने वाले फायदे। इसके नुकसान क्या है, ऑब्वियसली बात है, पहले तो टरबाइन को सबमरीन मतलब अंदर लगाना है, तो भाई इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए भाई, कोई छोटी बात तो है नहीं। क्योंकि अपन लोग अभी विंड टरबाइन भी इतनी ज्यादा नहीं लगाते इंडिया में, तो अभी विंड टरबाइन भी इतनी ज्यादा नहीं लगती कि हम इतनी ज्यादा एनर्जी हार्नेस कर सकें। इवन जो कि हमें अभी कहाँ पे लगानी पड़ती है, जमीन पे, कुछ जमीन पे लगाते हैं, कुछ समुद्र में भी लगाते हैं, ऑफशोर बोलते हैं उन्हें, ऑफशोर विंड। लेकिन अंदर जो समुद्र के अंदर जो क्या बोलते हैं एनर्जी मतलब टरबाइन लगाने होते हैं, वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं और उनमें टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत होती है। तो अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इंडियन ओशियन करंट मतलब उस इंडियन ओशियन में जो करंट है उनमें क्या कर सके, एनर्जी को हार्नेस कर सके। तो ये ज्यादातर डेवलप्ड कंट्री ही कर रही है, यूएसए कर रहा है, कनाडा कर रहा है, तुम्हारा जापान कर रहा है। जापान के पास बहुत अच्छे अच्छे करंट है, एक तो तुम्हारा क्रोसियो करंट है, ओयासियो करंट है, तो ये सारे करंट वो हार्नेस कर लेता है। अपने पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि अपन इंडियन ओशियन में अभी करंट को क्या कर सके, हार्नेस कर सके, कि एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सके। तो एक फैक्टर है कि टेक्नोलॉजी और कॉस्ट का एक फैक्टर है। दूसरे नंबर पे ऑब्वियसली बात है पानी के अंदर टरबाइन चलाना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट करना उसका भी वो भी खतरनाक नहीं मतलब डिफिकल्ट है, क्योंकि समुद्र हमेशा स्टेबल नहीं रहते, समुद्र कभी फैल जाते, कभी टाइड्स आ रही है, कभी लोअर टाइड आ रही है, कभी हाई टाइड आ रही है, कभी साइक्लोन आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो उस कंडीशन में और साइक्लोन जब आते हैं तो कितने भयंकर ओशियन स्टॉर्म लेके आते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपनी टरबाइन को रखना भी बहुत खतरनाक मतलब डिफिकल्ट टास्क है। दो तीन चीजें ये हो गई। चौथी चीज सबसे तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है बायोडायवर्सिटी। तो मान लो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में तब तुम टरबाइन्स लगाओगे, वहीं तुम्हारी सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी रहती है कि नहीं रहती है। और वहां पे अगर मान लो कि ये टरबाइन कोई छोटे से तो होते नहीं है, बड़े बड़े टरबाइन्स होंगे, बहुत इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि वो जो पानी को इतने हैवी पानी को झेल सके, समझ में आए। तो वो बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। तुम सोचो उस कंडीशन में जो मछलियां आएंगी, बहुत सारे जो मैरीन स्पीसीज हैं, बड़ी बड़ी मछलियां आएंगी, जैसे शार्क हो गए, तुम्हारा ये तुम्हारी जो छोटी मछली टूना फिश, ये सब फिश जो होती हैं, वो जब इसमें आएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, क्रश हो जाएंगी उसमें, ठीक है। तो बहुत सारी मछलियां मरने का भी चांसेस है, बहुत सारी स्पीसीज का खत्म होने का ज्यादा चांसेस है। पॉल्यूशन बढ़ने का भी चांसेस है, क्योंकि जब आप ये सब करोगे ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ेगी तो वहां पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। तो ये बहुत सारे उसमें क्या है, डिसएडवांटेज भी है। तो हमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की जरूरत है जिससे हम मिनिमल डिस्टर्ब करें मेरीन लाइफ को और मैक्सिमम
एनर्जी को हार्नेस कर सकें, तब जाके हम कहीं जाके ये चीज कर सकते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में इंडिया है ठप। 0.7 और 8% ही हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट होता है, जिसमें से मेजोरिटी तो सिर्फ गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करती है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा जनरली हम क्या करते हैं कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा इशू है कि हम पे डिपेंडेंट है किसके ऊपर, चाइना के ऊपर, वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर। और जब टेक्नोलॉजी के मामले में जब दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी बहुत सारी चीजें भी इफेक्ट होती हैं। जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ता है टेक्नोलॉजी के मामले में, दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तो सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंसी, ये इम्पैक्ट होता है। जैसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इम्पैक्ट होती हैं। तो हमें डिपेंडेंसी को कम करने के लिए बेस्ट, मतलब दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंसी कम करने में, तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जब हम फोकस करेंगे तो उसके बाद हम जाके ये ओशियनिक करंट से जो पैदा होने वाली जो रिन्यूएबल एनर्जी है, प्रेडिक्टेबल एनर्जी है और हाई पोटेंशियल एनर्जी है, हम उसको क्या कर पाएंगे, हार्नेस कर पाएंगे, और उससे हम अपनी जो जरूरतें हैं एनर्जी के मामले में कम कर पाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल से तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक तो सबसे पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि फॉसिल फ्यूल तो खत्म होने वाला है, आज नहीं तो 50 साल बाद या 100 साल बाद कंप्लीटली खत्म हो जाएगा फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल पे तो हम निर्भर रह ही नहीं सकते, और अगर हम आज निर्भर से फॉसिल फ्यूल पे रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि 50 साल बाद जो कंट्री डेवलप कर चुकी होंगी रिन्यूएबल एनर्जी, हम उन पर फिर कल निर्भर हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, उससे हमारा पूरा का पूरा जो सोवरेनिटी है वो ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज, चाइना रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा मूव कर रही है, मतलब तो उस कंडीशन में हमें चाइना पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो हमें किसी ना किसी हालत में फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट होना है रिन्यूएबल एनर्जी में, और उसके लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरे नंबर पे फॉसिल फ्यूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और क्या है, फॉसिल फ्यूल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है। ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होने की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग, अभी जब तुम्हें ओशियन वो क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर बताएंगे तब तुम्हें ग्रीन हाउस गैस बताएंगे कि कैसे जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है, ट्रैप कर लेती हैं तुम्हारी सोलर रेडिएशन को नहीं, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है उसे ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। और उसकी वजह से फिर वो क्या करती हैं, वहीं के वहीं अपना थर्मल टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं एटमॉस्फेयर का, इससे पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग इसी से बढ़ती है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो हमने देखा था ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले जो इफेक्ट हैं, तुम्हारे ओशियन पे क्या इफेक्ट है, आर्कटिक पे जो क्या इफेक्ट है, अंटार्कटिका में क्या इफेक्ट है, और तुम्हारी पूरी अर्थ का जो तुम्हारा एल नीनो ला नीना सब इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग इससे बढ़ती है, तो हमें ये तीसरी चीज है, सबसे बड़ी बात है क्या है, इससे पोल्यूशन बढ़ता है। ऑब्वियसली बात है जब फॉसिल फ्यूल बर्न करोगे तो तुम्हें कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगी, नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ेगा, सल्फरस ऑक्साइड बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फरस ऑक्साइड, इससे एसिडिफिकेशन होता है, ठीक है, एसिड रेन होता है, ठीक है। एसिड रेन किस चीज से होता है, NOx और SOx। तो ये ध्यान रखना है कि एसिड रेन, अब जो एसिड रेन होगा तो इससे क्या होगा, हमारे जो प्लांट वगैरह है, जो तुम्हारी बिल्डिंग्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, खराब होना शुरू हो जाएंगी। तुम सोचो एसिड किसी के ऊपर गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पॉल्यूशन बढ़ेगा, जैसे एरोसोल कंपोनेंट बढ़ रहे हैं, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ये सारे जो कंपोनेंट है जब वो बढ़ते हैं तुम्हारे कहाँ पे, जैसे मान लो ये ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद तुम्हारे कहाँ पे जो तुम्हारा स्नो है, जैसे जहाँ पे माउंटेन वगैरह है वहां पे फैल जाते हैं, तो आप प्लांट के ऊपर बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, प्लांट की फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। तुम सोचो ग्रीन पार्ट है उस पर ब्लैक पार्ट चिपक गया, तुम देखते हो बहुत सारे यहाँ पे धूल उड़ती रहती है, तो धूल की वजह से जो प्लांट है उनके ऊपर क्या हो गई, धूल ही धूल चढ़ गई। धूल चढ़ने की वजह से क्या, उनकी फोटोसिंथेसिस कम, तो धीरे धीरे कुछ समय आएगा कि जब वो प्लांट अपने आप सूख के मर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो क्या है कि उनके ऊपर एक कार्बन की परत चढ़ती जा रही है, वो क्या कर रही है, उनकी फोटोसिंथेसिस को क्या कर रही है, कम कर रही है।
तो तुम देखते हो कि जब पानी गिरता है ना, पानी गिरता है तो उससे सबसे पानी तो मिलता ही है, लेकिन उससे क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं वो साफ हो जाते हैं, तो और वो सनलाइट को क्या कर लेते हैं और ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगते हैं, तो और ज्यादा तो खिलते हुए नजर आते हैं बरसात के मौसम में। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। तीसरा सबसे बड़ा क्या है इसमें कि तुम्हारा स्नो होता है ना जो व्हाइट कलर का, उस पे भी ब्लैक कार्बन और एरोसोल बैठ जाते हैं। अब एरोसोल बैठ जाते हैं तो उससे क्या होता है, उनका जो एल्बिडो इफेक्ट होता है, एल्बिडो समझते हो क्या होता है कि ये जैसे ये सब हम जनरली अभी बता रहे हैं, व्हाइट पार्ट जब होता है तो इससे जो सोलर रेडिएशंस आती हैं तो वो इसे रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। ये स्नो का हाईएस्ट एल्बिडो इफेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट कर देगा, और जब ये रिफ्लेक्ट कर देगा इसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा तो स्पेस में वापस पहुंच जाएंगे, अगर इसे एब्जॉर्ब कर लेगा तो इस एरिया को क्या कर देगा, ये गर्म कर देगा, ठीक है। तो अगर इस पे मान लो ये स्नो पे ब्लैक 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 बैठ जाए, तो तुम्हें पता है ब्लैक जो चीज होती है, तुम गर्मियों में ब्लैक कपड़े क्यों नहीं पहनते, क्योंकि सोलर हीट कोल को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो अगर इसमें ब्लैक कार्बन और एरोसोल टाइप की चीजें बैठ जाएंगी तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये गर्म होगा, और गर्म होगा तो ये बर्फ क्या होगी, मेल्ट होगी, पिघलेगी, और जितनी पिघलेगी तो हमने पहले ही बता दिया कि मेल्टिंग ऑफ आइस होने की वजह से क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। और सब ये होता है कि हमारा फ्रेश वाटर खत्म हो रहा है, और फ्रेश वाटर ही खत्म हो जाएगा तो फिर हम आने वाले 50-100 साल बाद कैसे रहेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे। तो है जो हमें समझने वाली बात होती है, फॉसिल फ्यूल से होने वाले जो बहुत बड़े बड़े नुकसान है। तो हमारा ये तो पक्का है कि हर कंट्री को, चाहे वो डेवलपिंग हो चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, उसे शिफ्ट होना ही पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी में। यही अगर उन्हें सरवाइव करना है तो रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। और जब वो रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होने के लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में अब होता नहीं है ज्यादा। तो इंडिया में जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर वेफर्स हैं, तुम्हारी जो विंड टर्बाइंस है, इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये सारी की सारी चीजें हम चाइना से स्पेशली इंपोर्ट करते हैं, और भी डेवलप्ड कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट करने की वजह से क्या होता है कि भाई वही होता है, ठीक है। एक तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा रहता है, दूसरे नंबर पे हम दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट रहते हैं। जब दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट रहेंगे तो हम खुद तो ट्राई नहीं करेंगे, तो हमारे जो प्राइवेट प्लेयर है वो ट्राई नहीं करते, तो इसलिए हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम है, और धीरे धीरे डिपेंडेंसी समय के साथ साथ और बढ़ती जानी है। तो ऐसे अभी समय है कि हमें इसको ध्यान से सोचना चाहिए कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। समझ में आ गया? ये है बेसिक तुम्हारा ओशियनिक करंट एनर्जी में हमें बताना था कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। इसके बाद आते हैं तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है टाइड। टाइड होती क्या है, टाइड क्या होती है? ठीक है, तो ये होती है टाइड, पीछे उठता है और नीचे उठता है, ठीक है। तो टाइड्स क्या होती हैं, एक पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है। पीरियोडिक या ये बोल सकते हैं कि पीरियोडिक भी नहीं बोलो, इसको ऐसे बोल सकते वर्टिकली जो मोशन होता है, ठीक है। पीरियोडिकली वर्टिकल जो मोशन होता है किसका, ओशियन वाटर का, ठीक है। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन, तो उसकी वजह से टाइड्स आते हैं, सीधी बात है। ये होता है टाइड, टाइड में कुछ नहीं होता। पीरियोडिक क्यों है, पीरियोडिक इसलिए है क्योंकि सीधी बात है, पहले मैं लिख देता।
ठीक है। तो जो वर्टिकल जो मोशन होता है, वर्टिकल मोशन मतलब क्या है, जो अर्थ है तो ऐसे उठना, ठीक है, ऐसे जो भी होगा वो वर्टिकल मोशन होता है। तो सी वाटर का जो वर्टिकल मोशन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून की वजह से, तो उन्हें टाइड्स कहते हैं। ये सिंपल सी टाइड्स, ठीक है। तो भाई टाइड्स होती हैं दो टाइप की। टाइड्स क्या होती हैं, दो टाइप की। एक होती है हाई टाइड, एक होती है लो टाइड, ठीक है। एक हाई टाइड होगी, एक लो टाइड होगी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, जैसे मान लो कि एक कोई जगह है, ये अर्थ है, यहाँ पे देखो, पहले समझो, समझना क्या है, तुम्हें ये पता होना चाहिए जो मून है वो अर्थ को रिवॉल्व करता है। अर्थ को क्या करता है, रिवॉल्व। मून क्या है, अर्थ को रिवॉल्व करता है, ठीक है। कितने टाइम लगता है उसको, 27 डेज के लगभग लगभग लगता है। कितना, 27, 7 घंटे लगते हैं। 27 डेज 7 आवर लगता है, ठीक है, ये पता है। 27 दिन 7 घंटे इसको लगते हैं मून को अर्थ को रिवॉल्व करने में, ठीक है। तो सीधी बात है, सीधी बात क्या है, तो और अर्थ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। अर्थ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। मून भी रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब वो जैसे वो होते हैं वो ऐसे ऐसे उसी डायरेक्शन में होते रहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे होता है कि मून और अर्थ जो होते हैं वो इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें ये तो पता है कि मून का हमें सब एक ही फेस दिखता है। जितने में ये चलेगा उतने ही में अर्थ क्या होती है, ऐसे मूव करती, ये तो हमें पता है। इसलिए हमें मून का वो मून का सिर्फ हमें एक फेस दिखता है, आगे का पीछे का हमें नहीं दिखता, ठीक है। उसे हम बोलते हैं फार साइड, इसको बोलते हैं नियर साइड। जो हमें दिखता है उसे क्या बोलते हैं, नियर साइड, और जो हमें नहीं दिखता उसे बोलते हैं फार साइड। तो अभी जो चंद्रयान मिशन हमने भेजा था अर्थ इंडिया इसरो ने, तो वो क्या था, फार साइड में हमने भेजा था। और फार साइड में भी कहाँ पे भेजा, साउथ पोल में, ठीक है। तो इंडिया पहली कंट्री बन गई ये माइलस्टोन अचीव करने में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है। तो हमें ये पता है 20, तो ये तो पक्का है। क्या पक्का है, तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी जब टाइड्स आती हैं, पहले समझो, तो टाइड्स जहां पे एक देखो क्या होता है कि जहां पे टाइड्स आएंगी, ठीक है, जहां पे क्या होगा, टाइड्स आएंगी। एक बार जहां पे टाइड आ गई तो उसके बाद टाइड वहां पे आएगी, मैं बता रहा हूं कैसे आएगी, लेकिन कब आएगी, जब वो 50 मिनट बाद आएगी, ठीक है। तो 50 मिनट का डिले होता है, ठीक है। एक जगह जहां पे टाइड आई, अब देखो टाइड कैसे आती है, पहले ये समझो, ये हम तुम्हें बता रहे हैं, पहले ये समझो, ये बेसिक चीज को समझना जरूरी है। ये है, देखो अर्थ, अर्थ है, अब ये है तुम्हारा मून, ठीक है। अर्थ क्या कर रही है, रोटेट, ठीक है। और हमें पता है 24 आवर में ये पूरी रोटेट कर जाती है, 23 कुछ कुछ मिनट में, वो बाद में फिर फरवरी में ऐड हो जाता है, ठीक है। अभी 24 आवर में रोटेट की, ठीक है। तो तुम्हें बताओ कि अभी मान लो यहाँ टाइड आई, पहले समझो, देखो मून की वजह से यहाँ एक ऐसा होगा पल जहाँ पे टाइड आ रही होगी, तो भाई मून ने ग्रेविटी लगाई तो इसका एक्शन होगा, इसका रिएक्शन होगा, तो ये लगेगा एक फोर्स ऐसा, मतलब ये लगेगा यहाँ पे एक फोर्स, जैसे यहाँ पे लगा उतना ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाई टाइड बोलेंगे कि नहीं, ठीक है। अब ये बताओ, और ये हाई टाइड आ गई,
तो पानी तो हर जगह उठता है, पानी थोड़ा थोड़ा उठेगा, तो कहीं पे लो टाइड आ रही होगी, मतलब छोटा सा ऐसा बल्ज हो रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया भाई? हाई टाइड और लो टाइड में क्या होता है, एक जगह हाइट, जहां पे देखो जो मून की साइड पड़ गया, मून के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया, तो वहां पे हाई टाइड होनी है। अब अर्थ तो रोटेट करनी है, तो अभी अर्थ यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ हो जाएगी, तो यहाँ हाई टाइड आ जाएगा, फिर घूमेगी तो फिर हाई टाइड आएगा, तो इसके जस्ट अपोजिट में टाइड आने ही आना है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स साइंटिफिकल फोर्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये इस साइड फोर्स लग रहा है, फिर इस साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, समझ में आया? तो हाई टाइड समझ में आया? ये हाई टाइड आएगा तो जहां पे उसका फोर्स कम है तो वहां पे लो टाइड्स आएगी, ठीक है, फोर्स तो लग ही रहा है कहीं ना कहीं, तो ये हाई टाइड। अब जैसे अर्थ यहाँ पे है, अभी अर्थ, ठीक है, थोड़ी देर बाद घूमेगी, तो जो मून के सामने आ जाएगा तो वो पार्ट पे हाई टाइड आएगी, फिर घूमेगी, फिर घूमेगी, फिर घूमेगी, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि जैसे अभी यहाँ पे आई है, इसके अपोजिट में एक आई है, ठीक है, तो जब ये कभी पीछे जाएगा, ये वाला पार्ट जो अभी यहाँ आया वो पीछे जाएगा, तो कितने लग रहा है तुम्हें? 12 घंटे तो लग ही जाएंगे इसको कम से कम पीछे जाने में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक टाइड आ चुकी है, फिर इसी पॉइंट पे यहाँ आएगी जब वो पीछे हो जाएगी, घूमेगी नहीं। यहाँ जैसे हम यहाँ पे हैं, अभी यहाँ पे आया, ठीक है, एक समय यहाँ पे आया, एक पीछे भी आया, ठीक है, तो ये पीछा वाला अब आगे आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक टाइड आएगी, तो यहाँ पे एक टाइड आई, तो ये तो पता चल रहा है कि ये फिर घूमेगी तो फिर यहाँ आई टाइड आएगा, ठीक है। तो ऐसे हर जगह पे होगा, हर जगह पे क्यों होगा? क्योंकि जैसे जो पार्ट होगा वो यहाँ, जैसे मान लो कि अभी नहीं समझ में आ रहा, अरे इसको पहले ये समझ में आया, देखो जे है अर्थ, जे है ए पॉइंट, ये है A1 पॉइंट, ठीक है, ये है मान लो B पॉइंट, ठीक है, ये है B1 पॉइंट, ठीक है, ऐसे ये है C पॉइंट, ये है C1 पॉइंट, ऐसे ये है D पॉइंट, ये है D1 पॉइंट, ठीक है। अभी ये है मून, तो मून के सामने ये पॉइंट आया, तो यहाँ पे बंजिंग होगी, उठेगा, तो इसके एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है, तो अर्थ भी तो खींचेगा, तो जब अर्थ खींचेगा, जैसे तुम्हें कोई खींचा, तुम उसको खींच रहे हो, तो फोर्स पीछे भी तो लगेगा, तो यहाँ पे A1 पॉइंट पे भी उठेगा, ठीक है। ये हो गई पहली डायरेक्शन, ये मान लो 5 बजे हुई, ठीक है, अब 5 से 6 बज गए, 6 बज गए तो अर्थ कुछ घूम गई होगी, अर्थ घूम गई होगी, तो मान लो ये पहुंच गया यहाँ पे, ये पहुंच गया यहाँ पे, सामने आ गया B, ठीक है, और यहाँ A1 पहुंच गया यहाँ पे, यहाँ आ गया B1, मून यहाँ पे है, तो ये फिर ऐसे घूमेगा, आएगा कि नहीं? तो ऐसे हर एक पॉइंट पे टाइड आएगी कि नहीं आएगी? तो एक जगह पे जो टाइड आ चुकी, वो जे वाला जो पॉइंट है, एक समय ये वाला जो पॉइंट है ये, वो 12 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा। भाई अर्थ जैसे यहाँ है, ठीक है, अभी यहाँ है, और यहाँ पे आ रही थी लो टाइड, ठीक है, तो 6 घंटे में 6 घंटे में इस ए वाले पॉइंट में यहाँ पे लो टाइड उसे देखनी पड़ेगी, है? कौन पोल होगा? अर्थ के पोल होंगे ना ऊपर नीचे, हाँ, तो उधर भी टाइड, अरे भाई ऐसे घूमेगी ना, अर्थ ऐसे घूमेगी, ऊपर और नीचे पोल होंगे, इस साइड टाइड आएंगे ना, मतलब आज ये घर आई है, या पोल ये इधर और इधर की बात, ये है यहाँ सामने है, ठीक है, ये मून है, तो यहाँ आई टाइड आई, ठीक है, ये अर्थ घूमी, ठीक है, ये घूमा, तो अभी यहाँ आई टाइड आएगी, तो यहाँ लो टाइड आ रही होगी, तो ठीक है, यहाँ भी हाई टाइड आ रही थी, अब यहाँ आएगी, यहाँ पे लो टाइड आएगी, फिर से जब घूमेंगे
तो यहाँ हाई टाइड आएगी और यहाँ पे हाई टाइड आएगी इसके अपोजिशन फोर्स में, तो अब यहाँ लो टाइड आएगी। ठीक है, तो ये घूमने में हमें कितना लग गया, 12 घंटे। ठीक है, यहाँ घूमे, ठीक है, अब यहाँ फिर लो टाइड आई, फिर यहाँ हाई टाइड आएगी, तो 24 घंटे में क्या हो गया, कम से कम मिनिमम एक ही पॉइंट पे 2 हाई टाइड आएंगी, नहीं आई, 2 लो टाइड आएंगी, नहीं आई। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा, फिर वहां से फिर से नई टाइड शुरू होगी, तो उसका एक दिन में ये तो पक्का है कि एक जगह पे 2 टाइड्स आएंगी, 2 हाई टाइड आएंगी और 2 लो टाइड आएंगी, ये तो पक्का है। समझ में आया कि नहीं? और इनके बीच का जो टाइम पीरियड होगा, इसमें 2 हाई टाइड आने में 12 घंटे का टाइम लगेगा लगभग। ठीक है, और लो टाइड में आने में कम से कम लगभग एग्जैक्ट टाइम कुछ नहीं होता है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम इसलिए नहीं होता है क्योंकि अर्थ की जो रोटेशन है वो खुद एग्जैक्ट टाइम में 24 घंटे में नहीं होती। ये तो हम निकाल लेते हैं अप्रोक्स में वो किताबों में लिखा होगा, वो थोड़ा ठीक लिखा हो। तो ये लगभग हमें बस समझाना है कि क्या होता है। तो 12 घंटे में एक जगह पे 2 हाई टाइड आएंगी, एक जगह पे 2 लो टाइड आएंगी, कहीं कहीं ऐसा होता है। अब देखो, ये तो तय है। अब जहां पे जैसे मान लो एक जगह पे हाई टाइड आई थी, हमें पता है एक जगह पे हाई टाइड आई थी, एक जगह पे उसी जगह पे लो टाइड भी आई है कि नहीं है? जैसे इंडिया है, इंडिया में एक बार हाई टाइड आई, तो मतलब कहीं भी किसी भी कोस्ट पे हाई टाइड आई, तो 6 घंटे बाद वहां पर लो टाइड आएगी। तो लो टाइड में उसकी मान लो इतनी डिस्टेंस थी, हाई टाइड में इतनी डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं टाइडल रेंज। समझ में आ गया? और ये चीजें ऐसे नहीं रहती हैं। क्या है कि मून भी तो घूम रहा है, मून भी तो 27 डेज 7 आवर में टर्न कर रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब पहले ये इतना समझो, वो तो सन का तो सबका इफेक्ट होता ही है, पहले ये चीज समझ में आए। तो वो भी तो मूव कर रहा है, जब वो मूव करेगा तो जहां जहां पास में जाएगा तो टाइड्स वैसे वैसे आती जाएंगी। हमें बस समझना है कि हाई टाइड और लो टाइड क्या होती, कैसे आती है हाई टाइड लो टाइड, और एक जगह पे 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, जैसे एक जगह है जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये कुछ यूनिक जगह है, जहां पे 24 आवर में सिर्फ एक हाई टाइड आती है, एक लो टाइड आती है। ठीक है, ये याद कर लो। तो कई कई जगह ऐसा होता है। तो वो पूछे अगर क्वेश्चन में कि हमेशा ऐसा होगा, हर जगह पे ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है। तो ये समझ में, हाई टाइड आएंगी, लो टाइड आएंगी। ठीक है, कब आएंगी, कैसे आएंगी, कितने घंटे में आएंगी, कैसे आएंगी, ये सब पता चल गया। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि इसकी वजह से क्योंकि जो अर्थ का जो मून अर्थ का रिवॉल्व करता है 27 डेज 7 आवर में, इतना ही है ना, तो उसकी वजह से एग्जैक्ट टाइम में नहीं आती है। जैसे एक जगह पे हाई टाइड आई थी, सुबह 6 बजे आई थी, तो जब अगला दिन आएगा तो 6:50 पे वहीं पे हाई टाइड आएगी। ठीक है, अंतर हो जाता है इस वजह से, इसके घूमने की वजह से, क्योंकि ये भी तो शिफ्ट हो गया ना थोड़ा सा, तो इस वजह से 50 मिनट का डिले होता है। अब एग्जैक्ट टाइम निकालने का कोई मतलब नहीं है, बस पता होना चाहिए कि जब, क्योंकि मून भी तो रिवॉल्व हो गया, तो मून ने भी तो अपनी, लेकिन अब इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 50 मिनट आगे हो जाता है। ठीक है, तो 6:50 ऐसे ही हर जगह होता रहेगा, कहीं पे जितनी भी होगी वो 50-50 मिनट का डिले रहता है। फिर थोड़ा आगे, फिर नेक्स्ट मूव पे जाएगा तो फिर 6:50 पे आ गया, तो अब अगली बार फिर 6:50 से आगे बढ़ जाएगा, फिर 7:40 पे आएगा। समझ में आया? तो ये ऐसे ऐसे चलता रहता है, तो हमें पता रहेगा कि ये टाइड कब आनी है, कैसे आनी है, किस तरह से आनी है। ठीक है, समझ में आया?
तो ये डिफरेंस रहता है, बस ये पूरा का पूरा ये है। अब दो टाइप की टाइड्स होती हैं, एक होती है, ये तो समझ में, हाई टाइड, एक लो टाइड होती है। एक होती है स्प्रिंग टाइड, एक होती है नीप टाइड। देखो सन का जो इफेक्ट होता है वो ज्यादातर इतना इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि सन बहुत दूर है, लेकिन सन का इफेक्ट तब ज्यादा होता है जब सन और मून एक ही डायरेक्शन में आ जाए। समझ में आया? और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, तो फिर वो एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहते। क्या हो गया भाई, क्या हो गया बताओ? क्या विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा, तो बताओ तो हमें। देखो ये कह रहा है जब सन और मून एक साइड होते, मतलब एक साइड होते, एक साइड तक ही रहेगी तो हाई साइड है, और जब बीच में अर्थ रहेगी और आजू बाजू सन और मून रहेगी लो साइड है। क्यों? ग्रेविटी। बता रहा, रुक जाओ। देखो अब दो टाइप की टाइड्स होती हैं, एक इस होती है स्प्रिंग, और एक होता है नीप टाइड। ये क्या होता है, हर महीने में ऐसा होता है, तुमने देखा होगा हर महीने में, 1 मंथ में। देखो पहले तो ये समझना जरूरी है, ये है अर्थ, ये है सन, ठीक है। तो मून जब इस डायरेक्शन में होगा तो इसकी रोशनी सिर्फ इस डायरेक्शन में होगी, तो हमें क्या दिखेगा ये, तो हम इसको क्या बोलते हैं, न्यू मून। न्यू मून मतलब अमावस्या, ठीक है, जिन्हें हम अमावस्या बोलते हैं, ठीक है। जब ये मूव करेगा ऐसे 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 ऐसे, तो एक समय आएगा जब ये इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे जो सूरज की रोशनी होती है वो पूरी ऐसी पड़ जाती है इसके ऊपर, रिफ्लेक्ट होके। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये वाला पार्ट पूरा बड़ा बड़ा दिखता है, चमकीला, तो इसे हम कहते हैं फुल मून, ठीक है। इसे बोलते हैं पूर्णिमा। और तुम देखते हो कि एक महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, एक महीने में एक बार अमावस्या आती है। हाँ, तो एक बार महीने में तो एक बार आएगी ना, और एक महीने में अमावस्या, 15 दिन में अमावस्या, 15 दिनों में पूर्णिमा, ये है पूर्णिमा अमावस्या का कंसेप्ट, ठीक है। इंग्लिश में इसे न्यू मून बोलते हैं और फुल मून बोलते हैं, जो वेस्टर्न कंट्री, अपन लोग इसे अमावस्या और पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हो? ग्रहण, ग्रहण भाई कैसे लगेंगे ये बताओ, ये डिपेंड, लगते हैं ना अमावस्या। ये इक्लिप्स होता है, इक्लिप्स, जैसे सूर्य ग्रहण लगेगा, तो जैसे मान लो है अर्थ, ठीक है, ये अर्थ, ये है सूर्य, सूरज बहुत बड़ा है, तो मून को इतने करीब आना पड़ेगा, इतना बड़ा मून नहीं होगा लेकिन वो हमें दिखेगा। जब वो इतने पास आ जाएगा अर्थ के, जैसे ये है, ये 5 उंगलियां हैं, हमने एक बार बताया था, ये 5 उंगलियां हैं, अभी 5 उंगलियां इतनी दूर है, ये 5 उंगलियां तुम्हारे पास में रख दो, ठीक है, तो तुम्हें ये बहुत बड़ी बड़ी दिख रही होंगी और सामने का कुछ नहीं दिखेगा, और जब ये दूर रख दो तो तुम्हें ये भी दिखेगा, सामने का भी दिखेगा, ठीक है। जितना पार्ट ढेक पाया तो ढेक पाया, तो इसे पार्सल, तो
जब ये बहुत पास में आ जाएगा तो मून हमें बड़ा दिखेगा और हमें पता है कि ये वाला पार्ट तो चमक रहा है, ये हमें दिख नहीं रहा, तो इसकी वजह से जो सन है वो पूरा कवर हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं सन, वो सूर्य ग्रहण लग गया भाई साहब। अरे ऐसा ही इस साइड होगा। अब अगर मान लो कि ये बहुत पास में आ जाए, ठीक है, तो अर्थ की वजह से ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा था, इस सन का जो ऐसे जा रहा था, ठीक है, ऐसे दूर था और ये पास आ गया, तो अब रिफ्लेक्शन इसमें आ नहीं पाएगा, तो हमें फिर चंद्र ग्रहण लगने लगेगा, चंद्रमा हमें दिखेगा ही नहीं उस समय। तो हमें पता है कि ये क्या है, ये सारे के सारे इलेप्टिकल पाथ में घूमते हैं, ठीक है। ये है सन, ये है अर्थ, मान लो ये है सन या ये है मून, यहाँ पे मून का भी ऐसे ही डायरेक्शन होगा। तो एक जो पास वाली जब यहाँ अर्थ आ जाएगी तो इसको बोलते हैं क्या, पेरिगी, ठीक है। जब दूर रहती है तो हम उसे कहते हैं एपोगी, ठीक है, बोलते हैं कि नहीं। तो ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ऐसे लगते रहते हैं, ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शन चेंज करेंगे उस समय पे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगते रहते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे लगते हैं सारी चीजें। जनरली हमें जो पीरियड दिखता है वो कौन सा दिखता है, ठीक है। अब स्प्रिंग टाइड कब आएगी? स्प्रिंग टाइड का सिंपल सा कंसेप्ट है, जब मून, सन और अर्थ एक लाइन में अलाइन हो जाए। तो एक लाइन में कब अलाइन हो रहे हैं? ये दो ही समय पे हो रहा है। एक तो फुल मून के टाइम में, फुल मून मतलब पूर्णिमा, और एक न्यू मून के टाइम में, तो जैसे हम बोलते हैं अमावस्या। तो अब देखो स्प्रिंग टाइड, उसी स्प्रिंग टाइड का मतलब होता है क्या, हाई टाइड, बहुत बड़ी हाई टाइड, मैक्सिमम हाई टाइड होती है। तो ये है अर्थ, ठीक है, ये है मान लो मून, ये है तुम्हारा सन। तो ये बताओ ज्यादा खींचेगा कि नहीं, ठीक है, ये ज्यादा खींचेगा, ठीक है। तो जब ये ज्यादा खींचेगा तो हम क्यों कम खींचे? तो अर्थ भी उतनी, जितना फोर्स लगेगा सामने वाला उतनी फोर्स तुम लगाओगे अपने आप को उसी स्टेबल में लाने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएंगी, हाई टाइड्स आएंगी, सुपर हाई टाइड्स आएंगी। अब यही वही बात है, ये अर्थ, ये है सन और ये है मून, है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, तुम्हें क्या लग रहा है, काटा पीटी होगी? क्यों क्यों काटा पीटी होगी? एक तरफ से सन खींचेगा, एक तरफ से मून खींचेगा। देखो प्लस माइनस नहीं होगा। देखो मून यहाँ पे खींच रहा है, मून ने मान लो इतना खींचा, सन ने कुछ कुछ खींचा, ठीक है, ये तो सिर्फ इनने खींचे। अब सन ने खींचा तो अर्थ खींचेगी, तो इतना और उठेगा। ये मून ने खींचा तो अर्थ अपने आप को फिर खींचेगी, तो फिर ऊपर उठेगा। तो इसलिए यहाँ भी सेम टाइप की तुम्हारी हाई टाइड्स आती। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया भाई? तुम्हें बताओ, तुम्हें कोई आगे भी खींच रहा है, पीछे भी खींच रहा है, तो तुम्हें यहाँ भी अपने आप को खींचना है, यहाँ भी अपने आप को खींचना है। तो तुम जैसे यहाँ पे खींचोगे तो तुम्हें पीछे पोंछ देना है, तुम यहाँ पे खींचोगे तो तुम्हें पीछे पोंछ देना है, तभी तो तुम एक जगह पे रहोगे, नहीं तो तुम इधर उधर नहीं भाग जाओगे। तो इसलिए हाई टाइड आएंगी यहाँ पे, तो यहाँ और यहाँ दोनों टाइम में क्या आएंगी। तो जब भी स्प्रिंग टाइड क्या होती है, जब अलाइन इन वन डायरेक्शन में होती है, फुल मून और न्यू मून के टाइम में, जिसमें पर फुल मून मतलब पूर्णिमा और न्यू मून मतलब अमावस्या, घनघोर रात्रि होती है अमावस्या में, ठीक है। और ये बोलते हैं, ये यहाँ पे भूत प्रेत की पूजा की जाती है, यहाँ पे भगवान की पूजा की जाती है,
ठीक है, वो सब अपने अपने बिलीव्स हैं, ठीक है। इस दुनिया में जाने क्या क्या नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आ गया कि नहीं। ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? अब न्यूक्लियोटाइड भी क्या होता है, ये मैक्सिमम हाइटाइड थी। पहले तो ये समझो, जब क्या होता है कि जब मून और सन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाए, अब काटा पीटी होगी जैसे। और ये होता क्या है, पहले ये समझ लो, मिनिमम हाइटाइड होती है इसमें। जैसे ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मून था, पहले यहाँ पे मून था, यहाँ पे था, तो ऐसे ऐसे मूव नहीं करेगा, तो एक समय यहाँ भी आएगा। और जैसे यहाँ पे आया एक समय, जैसे यहाँ पे आएगा एक समय, तो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक खींच रहा है, एक यहाँ खींच रहा है, समझ में आया। तो अब अर्थ को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। एक यहां से खींच रहा है, एक यहां से खींच रहा है, ठीक है। एक यहां से खींच रहा है, एक यहां से। अभी तक क्या हो रहा था, एक वहां से खींच रहा है, ठीक है, एक वहां से खींच रहा है। एक जैसे पहले क्या था, दोनों एक साइड से खींच रहे थे, तो हमें एक ही साइड फोर्स लग रहा था। अर्थ क्या कर रहा था, एक ही साइड फोर्स लगा रहा था, चाहे आगे से खींचो चाहे पीछे से खींचो, लेकिन एक ही साइड में, एक ही जगह पे, मतलब एक ही साइड फोर्स लगा रहा था वो। ये तुम खींच रहे थे तो वो पीछे लगा रहा था, यहाँ से भी खींच रहे थे, ठीक है। तो जब इस साइड से खींचा तो पीछे फोर्स लगाया, इस साइड से खींचा तो आगे फोर्स लगाया। जब दोनों आगे मतलब इस साइड से खींच रहे, तो ये खींच रहा है तो हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, ये खींच रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, हाई टाइड हो रही थी। अब क्या हो रहा है, अब एक इस साइड फोर्स लगा रहा है, इस साइड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अर्थ को क्या करना पड़ेगा, अर्थ को क्या करना पड़ेगा, एक अर्थ यहाँ पे फोर्स लगाएगी, एक ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होती है, जो अभी बेसिक टाइड्स आ रही थी वो क्या होती है, बहुत कम टाइड्स होती हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि अर्थ अब एक डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाती है, दो दो डायरेक्शन में उसे फोर्स लगाना होता है अपने आप को बैलेंस कर। अब यहाँ पे खींचेगा तो भाई यहाँ पे छोटी सी टाइड आएगी, यहाँ पे खींचेगा तो छोटी सी टाइड आएगी। पहले आना तो बड़ी सी टाइड रहनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि दो दो बॉडीज अपने आप को जब खींच रही हैं, तो दोनों एक दूसरे को काटेंगी कि नहीं काटेंगी, अलग डायरेक्शन में अगर काट रही, नहीं समझ में आया। एक यहां से खींच रहा है, एक इसके साइड से खींच रहा है किसी चीज को, तो ये एक दूसरे की को क्या करेंगे, थोड़े से कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जब ये कम करेंगे तो अपने आप ही ये टाइड्स कम हो जाती है, ठीक है। इसकी कोई गलत नहीं है, मतलब सीधी बात है, ये होता है, ऐसे इंसानों ने ऐसे निकाल लिया कि ऐसे होता है, समझ में आया। बस समझ लो कि ये होता है, ये न्यूक्लियोटाइड होता है। समझ में आ गए। तो इस तरह से जब अपोजिट फेस में डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ये यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे लगेगा, एक दूसरे को काटा काटी करते रहते, मतलब छोटा कर, मतलब एक फोर्स दूसरे फोर्स को अपनी अपनी साइड से अलग अलग डायरेक्शन में कट करेगा, तो कम टाइड्स आती हैं इस डायरेक्ट। तो इसमें लो टाइड नहीं आएगी, मिनिमम हाई टाइड्स हाई ही रहेंगी। ये मैक्सिमम हाई टाइड है, लो टाइड में लिख देना, ये लो टाइड होती है। ऑब्वियसली बात है, जब ए टाइड लगेंगी तो फिर जो इसके जब ए वाली टाइड होगी तो इससे बहुत ही कम एक टाइड होगी, जिसे हम लो टाइड बोलेंगे कि नहीं भाई। जैसे एक जगह से पानी उठेगा तो भाई एक जगह से कुछ वो तो ना पेच टाइप का पानी उठेगा भाई। पानी मतलब किसी चीज को तुम उठाते हो तो चादर को तुम उठाओगे ऐसे खींच के,
तो वहां पे तुम एक जगह ऐसा हो तो ऊपर उठा गया, ठीक है, फिर धीरे 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 छोटा नहीं होता जाता है साइड से, है, तो वहां से छोटा नहीं होगा, ऐसी तो ये छोटा होगा, तो वो हाई टाइड हो, फिर वो जो हाँ छोटा हो रहा वो लो टाइड। नहीं समझ में आया है? अरे ये बताओ तुम भाई, एक चादर डला हुआ है, 4 कोनों में फंसा हुआ है, उसको तुमने उठाया, ठीक है, जैसे तुमने इस जगह पे फोर्स है, यहीं पे फोर्स है, तो उठाओगे तुम कि नहीं उठाओगे? तो चादर इस साइड से स्लोप नहीं बनाता है ऐसा, है, तो जहाँ छोटा बनाएगा वहां पे उठेगा नहीं क्या? वो उठेगा ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि तुम यहाँ से खींच रहे हो तो सिर्फ यहीं पे उठ रहा है, बाकी जगह सिर्फ चिपका हुआ है? उठता है ना, यहाँ पे ज्यादा उठेगा, यहाँ से साइड से ऐसा जाएगा, तो ऐसे ही तो ये बल्जिंग ऐसे ही होती है। अब चंद्रमा कोई छोटा सा तो है नहीं, और अर्थ कोई छोटी सी तो है नहीं, जब उठेगा तो पानी उठाएगा वो, तो उसके साइड में भी तो छोटा अपनी फोर्स आएगा कि नहीं? तो उसको तुम क्या बोलोगे? लो टाइड, और इसको बोलोगे हाई टाइड। नहीं समझ में आया? ये है, ये 2 टाइप की टाइड्स हो गई, स्प्रिंग टाइड हो गई, निप टाइड हो गई। कब टाइड्स आती हैं, कब नहीं आती हैं, कब क्या होता है, हमने सब बता दिया। यूपीएससी में ये साल ये सब कुछ पता नहीं, बहुत हाई टाइड लो टाइड से शायद क्वेश्चन बने ही नहीं है बहुत सदियों से, कब मानी है। ठीक है, ये सब टाइड्स हो गया, समझ में आ गया टाइड्स। अब इसके बाद पढ़ते हैं वेव्स। ये लास्ट वो टाइड्स में क्या पढ़ना है अभी, रुको, टाइडल एनर्जी। देखो टाइडल एनर्जी बेसिकली कुछ नहीं होती है, जैसे मान लो ये टाइडल रेंज पे डिपेंड करती है। ये है जैसे टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है, मान लो ये हाई टाइड आई, ये लो टाइड आएगी एक समय में, तो तुम ये बताओ, एक हाई टाइड आई, एक लो टाइड आई, तो इसमें बीच में जब पानी का बल्जिंग होगा, पानी का बल्जिंग होगा कि नहीं? ये मान लो ये जो है ये इतनी उठी, ये इतनी उठी, तो ये जो डिफरेंस है ये तो समझ में आ गया। इसको तुम क्या बोलते हैं? टाइडल रेंज। ठीक है, तो ये बताओ, अगर यहाँ पे पानी भरा हो, पहले हाई टाइड आई, ठीक है, और जब वो पानी छूटेगा तो वापस जाएगा, स्पीड में वापस जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? और मान लो अगर हमने यहाँ पे टरबाइन लगा दी, ये हमने टरबाइन लगा दी और टरबाइन को जनरेटर से हमने कनेक्ट कर दिया, ये जनरेटर हो गया, ठीक है, तो जनरेटर इस टरबाइन घूमेगी, इससे जनरेटर क्या कर देगा, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, और इससे क्या होगा? डीसी, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? और उसमें फिर हम एक क्या लगा देंगे? इन्वर्टर, तो ये काय में कन्वर्ट कर देगा इसको? एसी में, और इससे हम क्या चला सकते हैं? कूलर, पंखे, सब कुछ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। टाइडल रेंज, HT, लोटी, HT, LT मैकेनिज्म, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इस टाइडल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, इस पानी को क्या करना पड़ेगा हमें भाई? स्टोर तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? जब हमारा लो टाइड आ रहा हो, क्योंकि लो टाइड आएगी जब यहाँ पे हाई टाइड रहेगी तो इसे रिसीड करना है, तो एकदम से तो रिसीड होगा नहीं, धीरे धीरे होगा, मतलब रिसीड तो होगा, ठीक है। जब लो टाइड आएगी तो
ये देखो तुम यहाँ पे जैसे इस जगह पे यहाँ तक आ रही लो टाइड, यहाँ तक आ रही हाई टाइड। ज्यादा पानी होगा तो ज्यादा अंदर तक जाएगा, उठता तो है पानी, जहां तक उठेगा तो ज्यादा अंदर तक जाएगा। तो ये आई हाई टाइड, यहाँ आई लो टाइड। तो हम अगर ये हाई टाइड आई और इस पानी को क्या कर ले, बंद कर दें कहीं और सडनली अचानक खोल दें, क्योंकि उसे तो वापस जाना ही है, हमें कुछ नहीं करना, उसे तो वापस जाना ही है। तुम कुछ ना करो तब भी वापस जाना है। तो तुम एक काम करो, अगर इसको बंद कर दो कहीं पे और इसको खोल दो फिर, तो ये टरबाइन स्पीड में घूमेगी कि नहीं, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होगी कि नहीं। इसी को बोलते हैं टाइडल एनर्जी। अब ये चीज करने के लिए तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, एक बैरेज बना दो या डैम बना दो, ठीक है। लेकिन ये चीज डैम कैसे बना है समुद्र में, सवाल तो ये है, ये तो बनाना नामुमकिन है। बना दो समुद्र। तो ये हर जगह पे टाइडल एनर्जी को हम क्या करते हैं, हर जगह पे नहीं कर सकते। तो ये कहाँ पे करेंगे, ये करेंगे बेस में, खाड़ी जो होती हैं, एस्चुरीज जो होती हैं। और बेस ऐसे नहीं, नैरो बेस, इस टाइप के बेस होने चाहिए, ऐसे कि पानी आए इतने में भर जाए और यहाँ पे हमारा बहुत आसानी से हम बैरेज बना दें और जिसको छोड़ दें बस, ठीक है। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे, ये तो समझ में आया कि हर जगह पॉसिबल नहीं है, बहुत ही कम जगह ऐसा जगह पे बनेंगे जहाँ पे। तो ये कौन कौन सी जगह पे है, बे ऑफ फंडी जो भी इसको बोलते हैं, FUNDY, ये है कनाडा में, ठीक है। लॉरेंस ये फ्रांस में, सिहावा लेक है एक, जे तुम्हारी जापान में। इंडिया में खास बात यह है कि इंडिया में 2 ऐसे रीजन हैं जहां पे आप हार्नेस कर सकते हो टाइडल एनर्जी को, वो याद कर लो, गल्फ ऑफ खंबत इसे केम्बे भी बोलते हैं, ठीक है। और एक है तुम्हारा, एक जगह और है, ये तुम्हारा सुंदरवन के आसपास है जगह, ठीक है। बंगाली खाड़ी तो बहुत बड़ी है, ये है। और है स्कॉटलैंड में है मैकग्रिल है, क्या है मैकग्रिल, स्कॉटलैंड में है। एक है सेवन एस्चुरी, ये कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में। इतने सारे एग्जाम्पल हमने तुम्हें दे दिए, ठीक है। तुम्हें इंडिया का याद रखना है ये वाला पार्ट, बाकी सब याद भी रखने हैं, कुछ भी आ सकता है, सेवन लेक, मैकग्रिल, सेवन एस्चुरी, समझ में आ गया। ये कुछ एरिया है जहां पे आप टाइडल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, हार्नेस कर सकते हैं। हर जगह नहीं कर सकते क्योंकि ये बेस है, गल्फ है, ये नैरो बेस है जहां पे आप आराम से हाई टाइड आएगी। तो इनमें होता क्या है, ये पहले समझ में आ गया था, ये पूरी प्रोसेस तो समझ में आ गई होगी। जैसे क्या है, ये इंडिया है, ठीक है, मान लो ये इंडिया है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला रीजन देखो तुम, ये वाला, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बना दें तो ये पानी जाएगा, यहाँ भर जाएगा। यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ में भी बना दें तो यहाँ पे पानी भर जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कुछ जगह है जहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हाई टाइड आएगी तो ये पूरा फुल हो जाएगा,
फिर इसको बरेज खोल लो, इससे तुम्हारा टरबाइन घुमा लो, बस हो गया काम। और टाइडल एनर्जी की खास बात ये है भाई, सेम चीज, एक तो पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है एयर के कंपैरिजन में, दूसरे नंबर पे प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि एक दिन में 2 टाइड आनी है, 2 टाइड 2 लो टाइड आनी है, तो प्रेडिक्टेबल भी है, ये तो बदलने वाला नहीं है, डेंसिटी ज्यादा है, प्रेडिक्टेबल है और रिन्यूएबल है। ठीक है कि नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी? तो ये सारी चीजें हैं, रिन्यूएबल है। अब इसमें नुकसान क्या है? नुकसान भाई चीज है कि यहाँ पे पहले समुद्र था, अब तुमने बैरेज बना दिया, तो यहाँ की बायोडायवर्सिटी नष्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दूसरी बात, इस चीज को बनाना और इसको बना के रखना, क्योंकि इस रीजन में क्या आते हैं तुम्हारे अरेबियन सी में जो उठने वाले जो तुम्हारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो आते हैं, और वो भयंकर खतरनाक होते हैं। अब तो और खतरनाक होने लगे जब से क्लाइमेट चेंज होने लगा है, तो ये चीज टूटने फटने का भी डर है, तो उस चीज में ये मैनेजमेंट करना भी मुश्किल है। और दूसरे नंबर पे वो तुम्हारी टेक्नोलॉजी और हाई मतलब कॉस्टली भी पड़ेगा, ये समुद्र में ये सब चीजें करना छोटी बात है क्या? क्योंकि नदी में तो आप कर भी लेते हो, ठीक है, समुद्र में भाई 6 महीने हर 3-4 महीने में वो आने साइक्लोन, तो ऐसी कंडीशन में बना पाना भी तो मुश्किल है। तो यही सारी चीजें हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि ये टाइडल एनर्जी होती है, ये तुम्हारा क्या होता है ओशियनिक एनर्जी, ओशियन एनर्जी है, ये सारी एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट एनर्जी है, और इनसे होने वाली जो एनर्जी प्रोडक्शन भी है वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस है समुद्र में, ये सारी दिक्कतें तो है। और एक तरह से हमें तो लगता है सही भी है, क्योंकि अगर साइक्लोन वगैरह नहीं आएंगे तो साइक्लोन ना आए, सुनामी ना आए, ठीक है, और बहुत सारे सर्जेस ना आए, तो ह्यूमन तो पूरे ओशियन को बर्बाद ही कर देगा, कुछ बचने ही नहीं देगा वो। वैसे ही कुछ नहीं भी तो पॉल्यूशन पूरा, अब ये पूरा कचरा तुम्हारे जो इंडिया में पैदा हो रहा है, ये सारा कचरा नदियों से हम सीधा वहीं तो फेंक देते हैं समुद्रों में, समुद्र की बायोडायवर्सिटी कितनी बर्बाद हो रही है। बात ये नहीं है, तुम ये सोचो कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में एक जानवर को और रहना कितना कठिन है, और इंसान उनके जीवन को और खतरनाक कर देता है अपने फायदे के लिए, और हमारा जो कंफर्ट जोन है वो कभी खत्म ही नहीं होना, समझ? वो तो बढ़ते ही जा रहा है, पहले पंखा चाहिए था, फिर पंखा के बाद कूलर चाहिए, कूलर के बाद एसी चाहिए, अब एसी के बाद फिर नया सिस्टम आ जाएगा कोई, तो फिर वो चाहिए, तो हमारा कंफर्ट बढ़ता चला जाएगा। पहले हम नॉर्मली जमीन पे सो जाते थे, फिर हमने खटिया पैदा की, फिर तकिया पैदा, वो खटिया के बाद पलंग आया, पलंग के बाद गद्दे आए, फिर गद्दे के बाद ये गद्दा, फिर वो गद्दा, फिर स्लीप बेल, ये दुनिया भर की चीजें, सोना वैसे ही रहता है। अब जैसे जैसे क्या हो रहा है, तो इंसान जो है वो अपने कंफर्ट को और आगे बढ़ाता जा रहा है और बढ़ाता जा रहा है। जितनी जी इंडस्ट्रीज हैं, कंज्यूमरिज्म, इसी को हम कंज्यूमरिज्म बोलते हैं, उपभोक्ताकरण, ठीक है, उपभोक्तीकरण। तो ये कंज्यूमरिज्म क्या है, इंसान का कभी खत्म नहीं होना है, एक कंफर्ट जोन बढ़ता चला जाएगा। पहले नॉर्मल घर बनते थे, ठीक है, पहले गुफाओं में लोग रहते थे, गुफाओं से उन्होंने खुद छोटे छोटे घर बनाना शुरू कर दिए लकड़ी के, इंसान वही है, फिर उसने थोड़े से मंजिलों में घर बनाना शुरू कर दिए, अब हाई क्लास के घर बनने लगे, और फिर इसके बाद और हाई क्लास के घर आएंगे, फिर और हाई क्लास के घर आएंगे, और फिर उनमें यूज होने वाली दुनिया भर के सारी चीजें यूज होने लगेंगी। तो जो अब उन घरों में रह रहे हैं वो अमीर हैं, जो नहीं रह पा रहे हैं, जो अभी भी खपरेल में रह रहे हैं, वो गरीब इंसान दोनों ही हैं। समझ में आ रहा? इंसान वो भी है, और यहीं से सब निकले हैं। तो साथ में वो बढ़ता भी जा रहा है, और साथ में डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ाता जा रहा है, भेदभाव, इनइक्वालिटी, असमानताएं,
ये सारी चीजें, तो ये सब इंसान की किए धराम है, कोई भगवान ने नहीं बनाई ये सारी चीज कि वेदों भगवान ने लिखी, ये सब कुछ नहीं लिखा भगवान ने, सब इंसान का किया धरा है। समझ में आया? सब इंसान का किया धरा है। काले लोग अगर इंटेलिजेंट क्या जल्दी डेवलप हो गए होते तो वो गोरों को कंट्रोल करते। समझ में आया? फिर गोरे जो मिलते फिर वो वहां पे फिर रेसिज्म होता कि जो व्हाइट लोग हैं, ब्लैक का रूल चल रहा होता, अभी व्हाइट का रूल चल रहा है तो उनकी इंग्लिश बोलनी पड़ती है, ठीक है। अब इंग्लिश नहीं बोलते तो तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। समझ में आया? ये सब इंसान का किया धरा है, कुछ नहीं है। ये है सारी चीजें। और लोग इतना पागल हैं, उस कंज्यूमरिज्म में इतने पागल हैं कि उसी को पूरी दुनिया समझते हैं, और उनकी वो जो डिजायर है वो कभी खत्म ही नहीं हो रही, वो हो ही नहीं सकती। समझ में? आज से 100 साल बाद अगर नई लैंग्वेज आ गई, ठीक है, जैसे मान लो कल के दिन एलोन मस्क ने मार्स पे नया जीवन बना दिया, ठीक है, मान लो, तो आने वाले कई 100 साल 200-300 साल बाद जब अर्थ धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, मार्स डेवलप्ड होता जाएगा, तो मार्स में एक नई लैंग्वेज डेवलप्ड होगी, तो अर्थ वालों को वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वो नहीं सीखेंगे तो गधे हो जाएंगे, वो मूर्ख। समझ में आया? अभी पहले एक समय था जब रोमन एम्पायर चलता था तो वहां पर लैटिन लैंग्वेज बोलते थे। जब समझ में आ रहा है, ग्रीक एम्पायर था तो उस समय पे ग्रीक लैंग्वेज चलती थी। इंडिया में एक समय था जहाँ संस्कृत लैंग्वेज चलती थी। अब इन लैंग्वेजों की कोई वैल्यू नहीं बची, ना कोई पूछता है, ना कोई जानता है, ना इनकी कोई वैल्यू। हिंदी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, आने वाले टाइम में हिंदी 50-100 साल बाद हिंदी विलुप्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमें लगे रहना है किस चीज में, हमें लगे रहना है मंदिर मस्जिदों में, ये करने में, वो करने में। और वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर रही है, वो डेवलप्ड हो रही है, तो उनकी लैंग्वेज चलेगी। अगर हम डेवलप्ड होते तो हमारी लैंग्वेज चलती, तो हम डेवलप्ड है ही नहीं, हमें डिपेंडेंट। समझ में आया? तो यही सब कारण है, और कुछ कारण नहीं है। जब तक हम खुद डेवलप नहीं होंगे तब तक हमारी लैंग्वेज कोई नहीं पूछेगा। तुम कितना ही कुछ भी कर लो, कितना ही कुछ कर लो, कितना ही कुछ कर लो, जब तक तुम डेवलप्ड नहीं होगे, जब तक तुम अपना एक वर्ल्ड में एक हुकूमत पैदा नहीं कर पाओगे, जब तक ना तो तुम्हारी लैंग्वेज की वैल्यू होगी, ना किसी चीज की वैल्यू होगी। अमेरिका की इतनी वैल्यू क्यों है, ब्रिटेन की इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि उन लोगों का एक एम्पायर डेवलप्ड है पूरे वर्ल्ड में, इसे हेजेमनी बोलते हैं। समझ में आया? तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ये बताना इसलिए जरूरी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। फालतू की चीजों में न दिमाग लगवाएं, जो चीज करनी चाहिए। अब तो ये चल रहा है इंडिया में कि कोई भी पेपर दे दो, सब जगह धांधली हो रही है, सब जगह जहाँ पैसा है वहीं पे सब चल रहा है। अब क्या मतलब रहा, आदमी को पढ़ना ही क्यों है? जमीन बेचो, नौकरी लो, हर जगह एक एक आरटीओ। अभी जो तुमने देखा होगा, भोपाल में एक आदमी के पास कई किलो सोना निकला, कई किलो चांदी निकली, करोड़ों रुपए निकले, वो सिर्फ आरटीओ ऑफिसर था, 7 साल के लिए उसने नौकरी की, ठीक है। इतना पैसा, इतना अनाप्त पैसे की क्या की करप्शन किया उस आदमी ने, समझो। तो ऐसे हो रहा है करप्शन, किस लेवल का करप्शन हो रहा है। वो तो सिर्फ एक ऑफिसर था, छोटा सा आरटीओ का ऑफिसर था। जो बड़े बड़े नेता होते होंगे, आईएएस आईपीएस होते होंगे, ये पता नहीं क्या क्या करते होंगे, किससे पता। तो देश में पैसा तो बहुत है, बस यूज नहीं हो रहा है वो। क्या हो गया? समझ में आ गया है? तो ये तुम्हारी ओशियनोग्राफी कंप्लीट हो गई पूरी।
ठीक है, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हो सारे लगा डालो। इसमें साइक्लोन्स बचे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन, तो वो हम तब बताएंगे जब तुम्हारा क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ओशियन, लैंड और एटमॉस्फेयर का क्या है, इंटरेक्शन है। जब वो इंटरेक्शन हो जाए, जब वो समझ में आ जाएगा, तब जाके तुम्हें बेसिक चीज समझ में आएगी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन क्या है। तो उसके लिए हमें पहले एटमॉस्फेयर को समझना पड़े, जरूरी है कि एटमॉस्फेयर क्या है। ठीक है, तो ये नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर क्या है।